हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएमएस कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि आपको रेलवे की सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। रेलवे की एनटीपीसी की 8000 कुछ पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों का है। इसके बाद 30,000 वैकेंसी जो कि ग्रुप डी की है, वो आपका 1 महीने के अंतर्गत वो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होने वाली है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि रहेगा आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो लास्ट एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। PYQ आप बोल सकते हो उन्हें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इससे हमें थोड़ा ये पता चलेगा कि जो एग्जामिनर है ये क्वेश्चन कहाँ से उठाता है और हमें किस टॉपिक से पढ़ना है, और कहाँ से पढ़ना है। इन सब का हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा हमें हिंट्स मिल जाता है, और हम लोग अपनी तैयारी को उसी दिशा में करेंगे जिस दिशा में एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है। एंड इसी को देखते हुए हम लोगों ने एक नई पहल स्टार्ट किया है, और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक नई जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि आज हमारी पहली क्लास होने वाली है। और हम लोग डेली शाम को 5 से 6 बजे के बीच में हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को डेली आना है, और यदि क्वेश्चन अच्छा लगे, ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, और आप स्वयं भी ये क्लास करिए अच्छे से। और इससे आपको ये पता चलेगा कि हम लोग कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इस सीरीज में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे हम लोग इस क्वेश्चन को और भी बढ़ाएंगे, और इसमें आपके सारे क्वेश्चन शामिल रहेंगे, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड कल्चर और स्टैटिक जीके भी बोल सकते हो आप लोग। तो इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपके अभी हमने बताया कंप्यूटर तक के भी क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किया है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और कैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है हिस्ट्री से कैसे पहचानोगे। ये पूछा जा रहा है कि भारत में जो समुद्री मार्ग है इसकी पहली बार खोज किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत, जिसे भारत की खोज भी आप लोग बोलते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि सबसे पहले यूरोप में भारत में कौन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे भारत में आता है, कौन आता है? सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। कब आते हैं? 1498 में आते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है वास्को डी गामा। क्या नाम होता है? वास्को डी गामा इनका नाम होता है। सबसे पहले भारत यही आते हैं, और सबसे पहले कहां पर आते हैं पूछा जाए तो केरला का एक बंदरगाह है, जिसे हम लोग बोलते हैं कालीकट बंदरगाह, ठीक है। कालीकट बंदरगाह पे आते हैं, और इसी बंदरगाह पर आते हैं, और ये कुछ मसाले अपने साथ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? ये अपने साथ कुछ मसाले ले जाते हैं यूरोप, और जो भी कच्चा मांस वगैरह है उसमें मसाला बना के खाते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो फिर दोबारा ये फिर भारत आते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, ये भारत के साथ बहुत अच्छा मसालों का व्यापार करने लगते हैं। और धीरे धीरे देखते देखते और भी जो डच थे एंड फ्रांसीसी थे और ईस्ट इंडिया जो इंग्लैंड वाले थे, वो सारे भारत धीरे धीरे आने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, ठीक है। कौन आता है? पुर्तगाली आते हैं। और पुर्तगाली में भी सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली में भी सबसे पहले वास्को डी गामा आते हैं। इन्हीं का एक गवर्नर आता है। फिर धीरे धीरे ये लोग भारत में फैक्ट्री वगैरह भी स्थापित करने लगते हैं। इन्हीं का एक गवर्नर आता है, उनका नाम था अल्फांसो डी अल्मेड़ा, जो क्या करता है, जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है। क्या लाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी आपसे पूछा जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाता है, तो उनका नाम था अल्फांसो डी अल्मेड़ा नाम था, ठीक है। चले आगे। ये भी कहां से था? ये भी आपका पुर्तगाल से ही था। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर से रिलेटेड। किससे संबंधित है? ये आपका टैक्स से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के किस भाग को हम लोग नर्व सेंटर या फिर कोर सेक्टर भी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का नर्व सेक्टर या मस्तिष्क बोलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोला जाता है? ये भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है। या फिर नर्व सेंटर,
नर्व कहाँ पर होती है, जो आपके न्यूरॉन्स होती हैं वो आपके मस्तिष्क में ही होती हैं। तो एक प्रकार से इस क्वेश्चन का पूछने का जो अर्थ है वो है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें आपका माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है, क्या क्या होते हैं, माउस होता है, कीबोर्ड होते हैं और मॉनिटर्स होता है, और आपके मॉनिटर्स होते हैं, सीपीयू होते हैं, क्या होते हैं, सीपीयू जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें मुख्य भाग क्या होता है कंप्यूटर को रनिंग करने के लिए। कंप्यूटर में आपको पता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो आपका कंप्यूटर होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसे आप टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर जिसे आप टच नहीं करते हो, जिसे प्रोग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो सीपीयू या नर्व पार्ट जो होता है वो क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर, अभी हमने बताया कि सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। और कंट्रोल यूनिट, इसे क्या बोला जाता है, इसे सीपीयू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे शॉर्टकट में हम लोग सीपीयू भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसे हम लोग मदरबोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर अभी हमने बताया, जैसे माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इसे आप टच कर सकते हो, तो ये हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो भी प्रोग्राम किए जाते हैं, है ना, जो भी प्रोग्राम किए जाते हैं वो सारे आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे, चलिए हम लोग चलते हैं। और बाकी कंप्यूटर वगैरह के बारे में आपको पता ही है कि कंप्यूटर की खोज किसने किया था, चार्ल्स बेबेज जी ने किया था। चलिए आगे, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, और जो तीसरा क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा जो क्वेश्चन है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये लास्ट ईयर एनटीपीसी के एग्जाम में कब आया था, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया था 2018 में, 5/12/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि एशिया का पहला नोबेल प्राइज कब आता है। एशिया का पहला नोबेल प्राइज कब आता है, किस क्षेत्र में आता है और किसे दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। साहित्य में भारत देश का एकमात्र नोबेल प्राइज एंड विजेता कौन है। ये हमारे एशिया का पहला नोबेल प्राइज भी होता है, किस क्षेत्र में आता है, साहित्य क्षेत्र में आता है। किसमें आता है, साहित्य क्षेत्र में आता है। साहित्य का मतलब होता है जो रचनाएं वगैरह करते हैं, हमारे जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, जो रचनाएं करते हैं वो साहित्य के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। साहित्य के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो नोबेल प्राइज है किसे दिया गया था, किसे दिया गया था और कब दिया गया था, ये भी पता होना चाहिए। तो अमर्त्य सेन आपको पता है ये एक इकोनॉमिस्ट है, क्या है, ये एक इकोनॉमिस्ट है। कैलाश सत्यार्थी आपको जानते हो ये एक सोशलिस्ट है। सीवी रमन आपके क्या है, ये एक आपके वैज्ञानिक थे, साइंस के वैज्ञानिक थे। तो ना तो ये हो सकते हैं साइंस से रिलेटेड, या ना ये सकते हो, ना यही हो सकते हैं। कौन हो सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्हें सन 1913 में, कब, 1913 में इन्हें इनकी एक रचना है, उसी रचना पे क्या दिया जाता है, ये एक रचना करते हैं और उसके बाद इन्हीं रचना पे इन्हें क्या दिया जाता है, एशिया का पहला नोबेल दिया जाता है। एशिया का पहला नोबेल दिया जाता है 1913 में, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि जो अमर्त्य सेन है ये किससे संबंधित है, ये एक अर्थशास्त्री है। क्या है, एक अर्थशास्त्री है। इनको भी नोबेल प्राइज मिलता है, कब मिलता है, इनको भी नोबेल प्राइज मिलता है, इनसे पहले मिलता है। कब मिलता है, इनसे पहले मिलता है। लेकिन ये किसका है, ये होता है आपका इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज होता है, जो कि 1998 में दिया जाता है ना। कब दिया जाता है, 1998 में दिया जाता है। ये आपका इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज होता है। बाकी सीवी रमन को भी दिया जाता है, 1930 में दिया जाता है। कब दिया जाता है, 1930 में। एंड जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसे रमन प्रभाव भी आप बोलते हो, इसी की खोज के लिए इन्हें भी 1930 में नोबेल प्राइज दिया जाता है। बाकी आपको पता है नोबेल प्राइज की शुरुआत कब होती है, अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, डायनामाइट की खोज किया था। डायनामाइट की खोज किया था। और डायनामाइट एक जानते हो एक विस्फोटक पदार्थ है, एक विस्फोटक पदार्थ है। तो इन्होंने खोज तो कर दिया, लेकिन बाद में बहुत पछता रहे थे कि ये खोज करके हमने बहुत ही बुरा किया, ठीक है। तो इन्होंने सारी संपत्ति अपने एक नोबेल प्राइज, ठीक है, इन्होंने एक प्राइज बना दिया कि हम अपनी सारी संपत्ति इसी नोबेल प्राइज के जरिए दे देंगे लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए ये नोबेल प्राइज की शुरुआत 1905 में ये कर देते हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए। और ये जो नोबेल का प्राइज है आपको पता है ये 2, 3, 5, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये हमारा बिलोंग करता है ज्योग्राफी से, ठीक है। ये बिलोंग करता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ये किसका क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। वर्ल्ड की मतलब विश्व के भूगोल से क्वेश्चन है। और ये कहां पर आया हुआ है, एनटीपीसी के एग्जाम में आया है। 2020 का जो क्वेश्चन होता है, प्री का क्वेश्चन था। क्या पूछा गया है कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उससे क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं, ठीक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र आप बोल सकते हो। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी ये इन्वायरमेंट का पार्ट, किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट से पूछ लिया है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी
पृथ्वी में कितने मंडल पाए जाते हैं आपको पता है, जीव मंडल पाया जाता है, जल मंडल पाया जाता है, स्थल मंडल पाए जाते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जहां पर जीवन मौजूद होता है उसे कौन सा मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि एक होता है आपका जल मंडल, एक क्या होता है जल मंडल होता है, एक क्या होता है स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल होता है, और एक क्या होता है, और एक होता है आपका वायुमंडल होता है। क्या होता है वायुमंडल होता है। और इन तीनों का मिलाप जहां पर होता है, इन तीनों का मिलाप जहां पर होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं जीव मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जीव मंडल बोलते हैं, क्योंकि तीनों जहां पर होगा वहीं पर जीवन संभव होगा। ठीक है, जहां पर तीनों चीजें होंगी वहीं पर जीवन संभव होगा। बिना जल के भी जीवन संभव नहीं है, बिना वायु के भी जीवन संभव नहीं है, और विदाउट स्थल के भी कुछ प्राणियों का जीवन संभव नहीं है। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे जैव मंडल या फिर जीव मंडल। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं जैव मंडल, जैव मंडल, बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जैव मंडल या फिर जीव मंडल बोलते हैं। चलिए आगे, चलिए हम लोग चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या था जैव मंडल। एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है ये आपका है वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्योर क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसका है वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गैस, धूल के कण और वो जो सितारे होते हैं एक विशाल संग्रह होता है। ठीक है, एंड वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है। कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, इसी में आपके धूल कण पाए जाते हैं, स्टार पाए जाते हैं, और सभी स्टार का अपना सोलर सिस्टम भी हो सकता है, और उसमें प्लैनेट भी होते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसमें धूल कण, सितारे, अरबों तारे, प्लैनेट और बर्फ बहुत सारी चीजें होते हैं, चट्टाने, बहुत सारी चीजें, इसमें ब्लैक होल भी होता है। तो पूछा जा रहा है इस विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हम जब आप लोगों की ज्योग्राफी की भी क्लास आप लोगों की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, और हम लोग ज्योग्राफी भी अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो आप लोग ज्योग्राफी की क्लास भी देखिए, क्लास एंड प्लेलिस्ट में जाके, उसमें हमने बताया है कि एंड इसे क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है आकाश गंगा। क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। और इस आकाश गंगा को हम लोग इंग्लिश में गैलेक्सी भी बोलते हैं। और इसी तरीके का हमारा सोलर सिस्टम जहां पर स्थित है वो भी एक आकाश गंगा में है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे नाम है। या फिर इसे हम लोग हिंदी में दुग्ध मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं हमारा सोलर सिस्टम, या फिर हमारा जो सूर्य है इसी मिल्की वे या इसी आकाशगंगा में स्थित है। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमारा जो मिल्की वे है, हमारी मिल्की वे के सबसे नजदीक आकाशगंगा कोई है या नहीं है। तो हमारी मिल्की वे के सबसे नजदीक जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है, एंड्रोमेडा इसका नाम है। ये हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक आकाशगंगा है। ठीक है, चले आगे। और ये आकाशगंगा लगभग 4 बिलियन वर्ष में क्या होंगी, आपस में टकराएंगी, जिसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, गैलेक्सी या आकाशगंगा कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है 2021 के एग्जाम में। चलिए आगे, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो इसे क्या बोला जाता है, अरबों तारों, जो सितारे, गैस, धूलकण, इन सबके जो समूह होता है इसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। चलिए हम लोग चल रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड जहां पर सारी चीजें उपस्थित है, जहां पर आपकी आकाशगंगा भी है, प्लेनेट है, सूर्य है, तारे हैं, सारी चीजें कहां पर हैं, ब्रह्मांड में ही है। और ब्रह्मांड को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ब्रह्मांड को हमने ज्योग्राफी की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, एक बिग बैंग से होती है। किससे होती है, बिग बैंग मतलब महाविस्फोट से होती है। बिग बैंग से होती है, महाविस्फोट से होती है। इस अंतरिक्ष, ये जो अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, कैसे बनता है, एक बहुत बड़े महाविस्फोट से बनता है। और इसको किसने बताया था, बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका नाम जॉर्ज लेमेत्रे था। उन्होंने 1927 में अपनी बिग बैंग थ्योरी में ये बताया था कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, एक बहुत ही बड़े महाविस्फोट से होती है। ठीक है, जिसका कोई ना तो एरिया फिक्स है, ना कोई उसका कोई डायमीटर फिक्स है, कुछ भी नहीं पता। ब्रह्मांड अनंत है, ये एक रहस्यमयी है। क्या है, एक रहस्यमयी चीज है ब्रह्मांड, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी फिक्स नहीं पता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और कितना फैलता जा रहा है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, इसका ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। और एनाटॉमी आप लोग जानते हो, जैसे जो मृत शरीर होती है, डमी होती है, इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। चले आगे, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे हम लोग चल रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका जो क्वेश्चन है भारत के संविधान। ये जो आपका क्वेश्चन है ये पॉलिटी से संबंधित है।
ठीक है, किससे है? ये जो क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से संबंधित है और इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कौन सी मसौदा समिति है ना, जिसे ड्राफ्ट कमेटी भी बोला जाता है, और ये जो ड्राफ्ट कमेटी होती है इसकी स्थापना कब किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये सारी चीजों से क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी पूछने की पूरी संभावना है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कब पूछा गया, एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकेंड फेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो ड्राफ्ट कमेटी होती है, जिसे हम लोग मसौदा समिति बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मसौदा समिति भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 29 अगस्त कब होती है? 29 अगस्त 1947 को होती है, जिसमें टोटल कुल कितने सदस्य होते हैं? जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 होती है और जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे BR अम्बेडकर जी। कौन होते हैं? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है हमारी संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाए गए संविधान का पुनरावलोकन करना। क्या करना? उसे चेक करना, किसमें क्या गलतियां हैं, क्या चीजें सही हैं, उसको क्या करना? रेटिफाई करना। इसका क्या होता है? मुख्य कार्य होता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 29 अगस्त 1947 को होती है। यहाँ पर 49 दिया है, 49 दिया है, तो ये सब ऑप्शन नहीं हो सकते। इसका राइट आंसर क्या है? 29 अगस्त 1947 का राइट आंसर होगा। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। चलिए आगे, जो हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट, ठीक है। बजट जिसका वर्णन हमारे संविधान में कहीं पर नहीं लिखा गया है, लिखा गया है तो केवल आर्टिकल 112 में क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे कि बजट का वर्णन कहां पर है, तो आप आर्टिकल 112 सही कर सकते हो, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्वतंत्र भारत, हमारा भारत का स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 को। कब होता है? 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जस्ट हमारा बजट पेश होता है। कब होता है? लगभग 26 नवंबर 1947 को क्या होता है? हमारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? RK षणमुखम शेट्टी जी के, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा क्या किया जाता है? स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि गणतंत्र भारत का मतलब होता है हमारा भारत गणतंत्र कब बनता है? गणतंत्र का मतलब जब से हमारा संविधान लागू हो जाता है। तो आपको पता है कि हमारा संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 1950 में गणतंत्र भारत का पहला जो बजट है वो जॉन मथाई जी के द्वारा पेश किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया है? तो आपको यहाँ पर एक दिख रहे होंगे, मोरारजी देसाई। इन्होंने लगभग 10 बार से ज्यादा क्या किया है? बजट पेश किया है, ठीक है। चले आगे। और इस बार का बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। चले आगे क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारी ज्योग्राफी। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। भारत के भूगोल से क्वेश्चन आ गया आपका। और भारत के भूगोल को भी हमने अभी हम यहाँ पर कवर नहीं किए हैं, बट भारत के भूगोल को भी हमने अच्छे से कवर किया है इसके पहले की क्लासेस में। तो आपको बताना कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि मुख्य भूमि का या फिर आइलैंड का, यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा रहा प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। यहाँ पर आपके है क्या? यहाँ पर है अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने बताया था ये आपका अंडमान निकोबार और ये क्या है? ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। और ये रहा आपका प्रायद्वीपीय पेनिनसुला इंडिया है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत है। ये रहा स्थान आपका कन्याकुमारी स्थान। यहाँ पर आपका एक स्थान है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरिन बोल सकते हो, ये तो रहा आपका। जब पूछे क्वेश्चन में क्या पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आप क्या बताओगे? कैप कैमोरिन या फिर आप कन्याकुमारी बता सकते हो। लेकिन जब भी क्वेश्चन में पूछे भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत देश का ये भी है। तो यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार
ग्रेट निकोबार, यहाँ पर एक आइलैंड है आपका, यहाँ पर एक है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। ये क्या है? ये हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, चले आगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट इज द राइट आंसर, जो कि हमारे ग्रेट निकोबार में स्थित है। चले आगे, ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। चलो आगे हम लोग चलते हैं। ये भी आपका एक ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है क्या पूछा जा रहा है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत और जो रेड क्लिप रेखा है ये भारत और किस देश के मध्य में है। ठीक है, तो ये एक साधारण क्वेश्चन है, ये एक साधारण प्रश्न है आपका। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि रेड क्लिप रेखा, तो एक रेड क्लिप पर्सन हुआ करते थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या किया? समझौता कराया था। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया गया है। तो ये जो रेखा है पाकिस्तान और किसके मध्य में है? भारत के मध्य में है। किसके मध्य में है? रेड क्लिप जो रेखा है वो है आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। ठीक है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ साझा करता है, तो भारत सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है, और ये तो हो गई चीन, ये तो हो गई भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा? मैकमोहन लाइन है। भारत और किसके बीच में पूछ रहे? अफगानिस्तान के बीच में पूछ रहे, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो इसके बीच में जो रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है? डूरंड रेखा नाम है। तो लगभग 105 किलोमीटर की ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसी तरीके का और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 49 जो पैरेलल रेखा है, 49 जो पैरेलल रेखा है ये किसके बीच में है? 49 पैरेलल रेखा ये आपके बीच है कनाडा और यूएसए के बीच में है, जो कि विश्व की सबसे शांति प्रिय रेखा है। ठीक है, और एक रेखा पूछ सकता है 38 जो समांतर रेखा है ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये आपकी है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है, जो कि सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड रेखा है, मतलब सबसे ज्यादा विवादित रेखा है। चलिए आगे, ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 के सेकंड फेज के मतलब स्टेज फर्स्ट के एग्जाम में पूछा गया था, प्री के एग्जाम में पूछा गया। अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? 2-4 क्वेश्चन और हमारे पास बचे हैं। फिर से आ गया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 2022 में पहली शिफ्ट में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1946 के टाइम में हमारी संविधान सभा का गठन होता है। उसके बाद इसकी बैठकें होती है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 और 1946 इन तीनों दिन पे क्या होती है? 2-2 दिन गैप पे क्या होती है? बैठकें होती है। ठीक है, पहली बैठक में क्या होता है? सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसके बाद जैसे ही हम लोग दूसरी बैठक करते हैं, इसमें हम लोग अस्थायी अध्यक्ष किसको चुन लेते हैं? स्थायी अध्यक्ष हम लोग चुन लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले क्या थे? जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। क्या बनते हैं? पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। और कहां से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते थे? बिहार से बिलोंग करते थे। और दूसरी बैठक में, जो कि कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है हमारी दूसरी बैठक। इसमें हम लोग अपने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं, जो कि कौन होते हैं? ये होते हैं, इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे, चलो हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा, एंड ये भी हमारे पॉलिटी से ही संबंधित क्वेश्चन है। तो पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, और ये कब आया था? ये आया था ग्रुप डी के 2022 के एग्जाम में। ठीक है, ये भी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बाल शोषण के विरुद्ध अधिकार आपसे पूछा जा रहा है। और ये फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के अंदर ही है। ठीक है, मूल अधिकार जो कि संविधान के भाग किसमें है? जो कि संविधान के भाग 3 में है। कौन कौन से आर्टिकल के बीच में है? तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में है। किसके बीच में है? आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आपके सारे मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, सारे मूल अधिकार इसी के अंतर्गत है। और ये पूछा जा रहा है जिसमें से आपका एक अधिकार होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो आपका किस आर्टिकल में दिया गया है? इसमें क्या बताया गया ये भी पूछा जा रहा है। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23-24 में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया कि आप बच्चों के साथ शोषण नहीं कर सकते, मतलब उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, या फिर इतनी कम एज में उन्हें किसी कंपनी में नहीं लगा सकते। तो वही एज क्राइटेरिया आपसे पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो ये एज क्राइटेरिया जो है वो 14 वर्ष का, कितने वर्ष का है, 14 वर्ष के बच्चे को आप किसी भी कंपनी में अगर लगाते हो तो वो क्या माना जाएगा, एक शोषण माना जाएगा, ठीक है, क्या माना जाएगा, एक शोषण माना जाएगा। और आप बच्चे से घर पे भी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, ये भी क्या है, बच्चे का शोषण है। तो ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 में दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, ठीक है। चले आगे, ये हमारे क्या है, एक फंडामेंटल राइट, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल एक राइट्स है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं जो कि एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था का वह कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह के एकजुट करती है। एकजुट का मतलब जो हमारे अलग अलग राज्य हैं उनको ऐसा क्या चीज है जो उनको बनाए हुए हैं, उनको एक यूनिटी, मतलब इनको एक किया हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन सबको कौन एक तरीके से बांधे हुआ है, हमारा क्या बांधे हुआ, संप्रभुता, अखंडता, लोकतंत्र या संघवाद, ठीक है, संघवाद जिसे बोलते हैं केंद्रवाद या संघवाद, ठीक है। तो जो भी राज्य है, ठीक है, राज्य जो है किसके अधीन होते हैं, जो राज्य होते हैं वो आपके केंद्र के अधीन होते हैं, किसके होते हैं, केंद्र, इन्हें संघ भी बोला जाता है। और हमारा जो राज्य है वो क्या है, राज्यों, हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है, ठीक है। तो राज्यों को एक करने का कार्य कौन करता है, संघ करता है, या फिर संघवाद करता है, क्या करता है, संघवाद करता है। ये राज्यों को एक करने को, है ना, इनकी यूनिटी को बनाए रखने का कार्य करता है संघवाद, जो कि कहाँ के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और संप्रभुता, बंधुत्व, संप्रभुता, बंधुत्व, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गया है। और लोकतंत्र आप जानते हो, अखंडता, ये हमारे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि हमारा संघवाद या केंद्रवाद क्या है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो भारत है एक राज्यों का क्या है, बहुत सारे राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। संघवाद का मतलब यही होता है। चलिए हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के क्वेश्चन में, हम लोग चल रहे हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में सबसे पहले क्या आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, इसके बाद धीरे धीरे डच, फ्रांस जो फ्रेंच वाले थे, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो ब्रिटिशर्स थे, ये धीरे धीरे सारे एक क्रम से आते गए, ठीक है। और सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, जिसके बाद ये भारत में आते हैं। कहां पर आते हैं, सन 1608 में सबसे पहले। एंड कौन आता है, सबसे पहले आते हैं आपके सन 1608 में आते हैं आपके, कौन आता है, विलियम, कौन आता है सबसे पहले, सन 1608 ईस्वी में सबसे पहले, सन 1608 ईस्वी में सबसे पहले। एंड एक महारानी का एक आता है, सदस्य आता है, किसके दरबार में आता है, ये आता है औरंगजेब, नहीं, जहांगीर के दरबार में आता है, ठीक है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इसके बाद ये लोग 1611 ईस्वी में सर्वप्रथम अपनी कंपनी स्थापित करते हैं, सर्वप्रथम अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। और ये पूछा जाता है सर्वप्रथम कहां पर करते हैं, तो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में करते हैं। कहां पर करते हैं, मछलीपट्टनम में ये अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। इसके बाद ये अपनी कंपनी को कहां ट्रांसफर करते हैं, ये अपनी कंपनी को 1613 के करीब लगभग ये ट्रांसफर कर देते हैं सूरत में। कहां पर करते हैं, सूरत में ये अपनी कंपनी को ट्रांसफर करते हैं। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र कहां पर बनाया था, तो सबसे पहले ये बनाते हैं कहां पर, सबसे पहले देखो यहाँ पर मछलीपट्टनम नहीं दिया गया है, तो आप सूरत करोगे, क्या करोगे, सूरत आंसर करोगे, है ना। अगर मछलीपट्टनम होता तो आप लोग मछलीपट्टनम क्या करते, राइट आंसर करते, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चले आगे, तो सबसे पहले कौन आता था, विलियम हॉकिंस जो था वो आते हैं, ठीक है। कौन आता है, विलियम जो हॉकिंस था, हॉकिंस, इनका क्या नाम था, हॉकिंस। एंड ये क्या करते हैं, ये आते हैं लगभग 1608 के करीब में, जहांगीर के दरबार में आते हैं। चलिए आगे, चलिए हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी कितने क्वेश्चन हैं, चलिए 2 क्वेश्चन अभी हमारे पास और बचे हुए। हाँ, ये जो क्वेश्चन है आपका एंड गोवा, अभी क्वेश्चन आपका जो पहला था वो भी किससे संबंधित था, वो भी पुर्तगाली से ही संबंधित था। और जो अब क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ये भी पुर्तगाली, मतलब ये भी एक हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि गोवा को पुर्तगालियों से हमें स्वतंत्रता कब मिली। आपको पता होना चाहिए कि सारे अंग्रेज भाग जाते हैं 1947 के बाद, सारे अंग्रेज भाग जाते हैं, सारे फ्रांसीसी भाग जाते हैं, सारे डच वाले भाग जाते हैं, लेकिन ये जो पुर्तगाली थे इन्होंने हमारे गोवा को
इन्होंने हमारे गोवा को 1947 के बाद भी 1947 के बाद भी कब्जा किया था, ठीक है, कब्जा किए हुए थे, जिसे 1969 में 19 दिसंबर 1969 में ऑपरेशन विजय के द्वारा, किसे, ऑपरेशन विजय के द्वारा हमारी तीनों सेनाओं के ऑपरेशन विजय के द्वारा हमारी तीनों सेनाओं के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जाता है और गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया जाता है, ठीक है, गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कब कराया जाता है, 19 दिसंबर 1961। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तीनों सेनाएं क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट करके चारों तरफ से क्या करते हैं, पुर्तगालियों को घेर लेती हैं और उसके बाद इनको क्या कर देती हैं, एंड इनको यहां से भगा देती हैं। कब करती हैं ये काम, 1961 में करती हैं, ठीक है। चले, गोवा जो कि हमारे भारत का एक सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और उसके बाद यहाँ की जो विधानसभा सीटें आपको पता है 60 से भी कम है। चले आगे, चलो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे सिक्किम राज्य से, जिसे लगभग 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 के करीब में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार में। तो ये पूछा जा रहा है कि जो सिक्किम है इसकी बाउंड्री किस राज्य से जुड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो असम है ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के सेंटर में स्थित राज्य है, ठीक है। ये रहा सिक्किम आपका और उसके बाद ये यहाँ पर आपका है असम। तो इसकी बॉर्डर ये रहा आपका सिक्किम, ये रहा आपका सिक्किम और ये रहे आपके असम, ये रहे असम। तो यहाँ पर कोई बॉर्डर लग रहा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपका भूटान है, उसके बाद यहाँ से पश्चिम बंगाल जाता है, यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, और उसके बाद ये आपका सिक्किम है। तो असम का इसका डायरेक्टली बॉर्डर कहीं पर नहीं लग रहा है, तो असम तो हो नहीं सकता। मिजोरम आपके यहाँ पर स्थित है, तो मिजोरम का बॉर्डर लगेगा, मिजोरम भी नहीं हो सकता। उड़ीसा आपका और नीचे स्थित है, तो उड़ीसा भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ नहीं सकते हो और इस क्वेश्चन को आपको बताना है। और यहाँ से मैं आपको यहाँ पर कर्क रेखा हमारे भारत से कितने राज्यों से गुजरती है ये भी सारे राज्यों के नाम आपको बता दिया जाएगा और हमारी जो GMT रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये भी बता दिया जाएगा। सबसे पहले आप बताओ कि कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपको ये बताना है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखो एक ट्रिक जो कि काफी फेमस है, इस ट्रिक से आप सारे राज्य के नाम याद कर सकते हो। मित्र, क्या याद कर सकते हो, मित्र, पर, गमछा, झा, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे राज्यों के नाम याद सकते हो। मी फॉर क्या होता है, मिजोरम, मी फॉर क्या होता है, मिजोरम। त्रा फॉर क्या होता है, त्रिपुरा, त्रा नाम से कौन सा राज्य का नाम आता है, त्रिपुरा का नाम आता है, त्रिपुरा। पी फॉर आता है पश्चिम बंगाल, पी फॉर क्या होता है, पश्चिम बंगाल। आर फॉर क्या होता है, राजस्थान। ग फॉर क्या होता है, गुजरात, ग फॉर गुजरात। एंड उसके बाद म फॉर क्या होता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। एंड छ फॉर क्या होता है, छत्तीसगढ़, क्या होता है, छत्तीसगढ़। एंड झा फॉर क्या होता है, झारखंड। एंड रा फॉर क्या होता है, एंड कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6। एंड उसके बाद एंड गमछा, गा फॉर गुजरात, एंड 6 7 और उसके बाद ये 8, ठीक है। तो 8 राज्य हो जाते हैं, ठीक है, रा को शामिल नहीं करते। 8 राज्यों से होकर क्या करती है हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आते हैं GMT रेखा की ओर, ठीक है। तो इसमें आपका ओडिशा गलत आंसर होगा। अब आ जाते हैं GMT रेखा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और हमारी जो GMT रेखा, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा बोला जाता है, जो कि इससे कितना आगे है, हमारे भारत का जो टाइम मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है, GMT रेखा से हमारा जो टाइम है, मानक समय है, वो 5.5 घंटा आगे है। और जो ये GMT रेखा है हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, दूसरा जो राज्य है वो MP है, तीसरा जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, चौथा जो राज्य है वो आपका उड़ीसा है, एंड 5वां जो राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से हमारी GMT रेखा गुजरती है। और अगर इसका मानक समय पूछा जाए कहां निर्धारित किया गया है, तो इलाहाबाद के नैनी में से इसका मानक समय निर्धारित किया गया है। इलाहाबाद के नैनी नामक, मिर्जापुर या नैनी के पास में है। तो इसी को क्या किया गया, इसी को मानक माना गया है, स्टैंडर्ड सेट किया गया है, ठीक है, इसी को। और ये कितना आगे है GMT से, 5.5 घंटे आगे है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। उड़ीसा से कौन गुजरता है, उड़ीसा से गुजरती है, फिर GMT रेखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा, आपको पता होता है कि सभी राज्य में क्या होती है, विधानसभा होती है, विधान सभा होती है, जो कि राज्य की क्या होती है, संसद होती है। राज्य की क्या चीज, संसद होती है, जो कानून बनाने का कार्य करती है। तो 1925 में जो विधानसभा बनाई गई थी, यानी कि पूछा जा रहा है कि इसमें जो निर्वाचित अध्यक्ष है किसे चुना गया था, निर्वाचित जो अध्यक्ष है किसे चुना गया था, इनका नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो ये किसे चुना गया था, ये चुना गया था विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में जो चुनाव होता है विधानसभा का, इसमें इन्हें अध्यक्ष चुना जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि 1925 में एक कांड और होता है, 1925 में एक कांड और होता है जिसे बोला जाता है काकोरी ट्रेन डकैती। क्या बोला जाता है, काकोरी ट्रेन डकैती बोला जाता है।